कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हुआ। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ता? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। इनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब अलग अलग देशों में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो इनकी बनी गई है। अलग अलग देशों में इनकी शाखाएं बना देनी चाहिए। जैसे आरएसएस की शाखाएं होती ना, वैसे ईडी की शाखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, शायद फिर हिंडलबर्ग जैसे लोगों को भी चुप करा सके। मजाक बना दिया है देश का। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस कंट्री। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक एंड वील नेवर बी। लेकिन आप जो इस देश में कर रहे हैं, फिलिप कॉटलर अवार्ड न पहले सुना न बाद में सुना, पूरा तंत्र जागृत हो गया। अरे साहब मोदी जी को जय जयकार हो गई, फिलिप कॉटलर अवार्ड मिल गया। तब विदेशी साजिश नहीं होती। ऐसी ऐसी अखबारें जिनका कभी नाम नहीं सुना विदेशों में, कहीं उन्होंने पेज 1 पे छाप दिया कि मोदी जी महान है, तो मोदी जी बस उसी को लेकर पूरे देश में डिबेट्स हो रही होती हैं। विश्व गुरु जो अब तक तो देश के मीडिया को काबू करता था, विदेश के मीडिया पर भी रेड डालता है। विश्व गुरु ऐसे बनते हैं विश्व गुरु। पूरे विश्व के मीडिया पर रेड डालेगा ऐसा विश्व गुरु हमारा। मजाक बना दिया। हंस रहे हैं लोग हम पर, और दुख होता है कि जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है इस तरह से। अफसोस होता है, भले विपक्ष में हो हम, प्रधानमंत्री होता है, अपनी हंसी खुद उड़वाए जा रहे हैं। मुझे याद आया, लंदन में ही एक नजारा, मैदाम त्यूसाथ म्यूजियम में इनकी मोम की एक छवि बनी मोदी जी की। वो नजारा आप याद करिए, खड़े होकर उसको निहार रहे थे, अपनी ही छवि को। आप लोग सब, कैमरा टीम्स गई थी, सब फोटोएं खींच रहे थे। तब कोई विदेशी साजिश नहीं थी। कोई अवार्ड मिल जाए, कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, कोई विदेशी साजिश नहीं। कहीं कोई सच निकल कर आ जाए, साजिश हो गई, टूल किट हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे, 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हो गए। तो कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? पहले एक चैनल पे रेड डालते हैं, फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा टूल किट है? मैं नाम ले लेता हूं, कई बार नहीं लेता। आप समझते हैं मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें पहले रेड होती है, वो मीडिया हाउस हो, वो कोई पोर्ट हो, वो कोई एयरपोर्ट हो। पहले एजेंसी जाएगी साहब की, पायलट एस्कॉर्ट होता है ना, वीआईपी जब सड़क पर चलते हैं तो ये मोदी साहब का पायलट एस्कॉर्ट है। मोदी साहब का नहीं, अदानी जी का पायलट एस्कॉर्ट है। पहले जाती एजेंसी,
फिर जाते हैं अदानी जी, हो गया काम। तो मीडिया के साथ भी वही हो रहा है, जो पारादीप पोर्ट के साथ हुआ या जो मुंबई हवाई अड्डे के साथ हुआ। लगातार इनका ये एक टूल किट जिसको हम कहते हैं, मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जो पहले इनकी पायलट गई, फिर ये खुद गए, इनके दोस्त गए, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट पहले छापा, फिर दोस्त। कितना अच्छा मॉडल है देखिए। एनडीटीवी, क्विंट, कहां इन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे बताइए। तो अब जो इन्होंने कल किया है, हमें चिंता देश की छवि की। शेर और शायरी से बचते हैं, मैं तो कम से कम बचता हूं, लेकिन एक शेर बड़ा पसंद आया तो आज मैंने वो ट्वीट भी किया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी, अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई? G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली, चेयरमैनशिप मिल रही है हिंदुस्तान को, सबके लिए गर्व का विषय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, बिल्कुल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो विश्व में आप क्या छवि बना रहे हो? इस तरह से रेड्स डालकर, इस तरह से इनकम टैक्स की टीम भेजकर बीबीसी पर क्या मिल जाएगा आपको? क्या छवि बहुत निखर जाएगी आपकी? आप सबको मालूम होगा, क्योंकि आप सबसे वाबस्ता है, आप से रिलेटेड है ये बात, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे, 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हो गए। तो कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? पहले एक चैनल पे रेड डालते हैं, फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा टूल किट है? मैं नाम ले लेता हूं, कई बार नहीं लेता, आप समझते हैं मैं किस चैनल की बात कर। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें पहले रेड होती है, वो मीडिया हाउस हो, वो कोई पोर्ट हो, वो कोई एयरपोर्ट हो, पहले एजेंसी जाएगी साहब की, पायलट एस्कॉर्ट होता है ना वीआईपी जब सड़क पर चलते हैं तो ये मोदी साहब का पायलट एस्कॉर्ट है। मोदी साहब का नहीं, अदानी जी का पायलट एस्कॉर्ट है। पहले जाती एजेंसी, फिर जाते हैं अदानी जी, हो गया काम। तो मीडिया के साथ भी वही हो रहा है, जो पारादीप पोर्ट के साथ हुआ या जो मुंबई हवाई अड्डे के साथ हुआ।
लगातार इनका ये एक टूल किट जिसको हम कहते हैं, मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जो पहले इनकी पायलट गई, फिर ये खुद गए, इनके दोस्त गए, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट पहले छापा, फिर दोस्त। कितना अच्छा मॉडल है देखिए। एनडीटीवी, क्विंट, कहां इन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे बताइए। तो अब जो इन्होंने कल किया है, हमें चिंता देश की छवि की है। पहले आपने फिल्म पे बैन लगाया कि यहां स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। अब पता नहीं हिंडलबर्ग का दिल्ली में ऑफिस है, इंडिया में कहीं है या नहीं, होता तो अब तक एजेंसीज पहुंच चुकी होती। अब पता नहीं कोशिश कर रहे होंगे कैसे उन देशों में जाकर अपनी एजेंसी को भेजें। मुझे लगता है इनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब अलग अलग देशों में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो इनकी बनी गई है, अलग अलग देशों में इनकी शाखाएं बना देनी चाहिए। जैसे आरएसएस की शाखाएं होती ना, वैसे ईडी की शाखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, शायद फिर हिंडलबर्ग जैसे लोगों को भी चुप करा सके। मजाक बना दिया है देश का। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस कंट्री। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक एंड वील नेवर बी। लेकिन आप जो इस देश में कर रहे हैं, फिलिप कॉटलर अवार्ड न पहले सुना न बाद में सुना, पूरा तंत्र जागृत हो गया, अरे साहब मोदी जी को जय जयकार हो गई, फिलिप कॉटलर अवार्ड मिल गया। तब विदेशी साजिश नहीं होती। ऐसी ऐसी अखबारें जिनका कभी नाम नहीं सुना विदेशों में, कहीं उन्होंने पेज 1 पे छाप दिया कि मोदी जी महान है, तो मोदी जी बस उसी को लेकर पूरे देश में डिबेट्स हो रही होती हैं। विश्व गुरु, जो अब तक तो देश के मीडिया को काबू करता था, विदेश के मीडिया पर भी रेड डालता है। विश्व गुरु ऐसे बनते हैं। विश्व गुरु पूरे विश्व के मीडिया पर रेड डालेगा, ऐसा विश्व गुरु हमारा। मजाक बना दिया। हंस रहे हैं लोग हम पर, और दुख होता है कि जब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है इस तरह से। अफसोस होता है, भले विपक्ष में हो हम, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, अपनी हंसी खुद उड़वाए जा रहे हैं। मुझे याद आया, लंदन में ही एक नजारा, मैदाम त्यूसाथ म्यूजियम में इनकी मोम की एक छवि बनी मोदी जी की। वो नजारा आप याद करिए, खड़े होकर उसको निहार रहे थे, अपनी ही छवि को। आप लोग सब, कैमरा टीम्स गई थी, सब फोटोएं खींच रहे थे। तब कोई विदेशी साजिश नहीं थी। कोई अवार्ड मिल जाए, कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, कोई विदेशी साजिश नहीं। कहीं कोई सच निकल कर आ जाए, साजिश हो गई, टूल किट हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गए, तो चलिए बीबीसी राष्ट्र विरोधी है, द वायर भी राष्ट्र विरोधी है, द न्यूज मिनट भी राष्ट्र विरोधी है। इन सब पे इनकम टैक्स रेड्स हुई हैं। न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, एनडीटीवी, भारत समाचार, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी हिम्मत जुटा के कुछ सच लिख दिया। अब ये टूल किट इनका चलेगा नहीं, ये मॉडल अब इनका चलेगा नहीं, क्योंकि अब पूरा विश्व हंस रहा है। 8 अप्रैल का मैं आपको मेरी प्रेस रिलीज में लिख रहा हूं कि डीडी, आकाशवाणी, इस सब पर तो हम भरोसा ही नहीं करते, हमें तो बीबीसी पर भरोसा है। कहां वो, क्या हो गया साहब? अब बीबीसी पे भरोसा क्यों नहीं है? सत्ता में आते ही भाषा बदल दी। एडिटर्स गिल्ड ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया, बीबीसी पर इनकम टैक्स के छापों की निंदा की। कांग्रेस पार्टी उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है, स्वागत करती है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जो सत्ता का हथौड़ा बार बार मारा जा रहा है, हम उसका खुलकर, डटकर विरोध करते रहेंगे। स्टार्टअप इंडिया तक तो ठीक है, लेकिन ये शटअप इंडिया तो हम नहीं होने देंगे, और उसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आपकी कलम पर कमल का इतना बड़ा प्रभाव हो, इतना दबाव हो, ये मुझे नहीं लगता आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। आपके सवाल मुझे लगता नहीं है ज्यादा पूछेंगे, लेकिन पूछें तो अच्छा लगेगा। लड़ाई तो आपकी लड़ रहे हैं हम। Okay, sure. What happened yesterday
at the premises of the BBC in India comes as a shock to all of us because it ruins the image of India in the world. The Prime Minister who celebrates little known awards, I'll give you an example, Philip Kotler Award, never heard before, never heard after. He craves for endorsements from foreign countries. But if a foreign publication, a foreign media house exposes his own past, he first bans that documentary, then goes about unleashing his agencies on these organizations. In this case, it's the BBC. Calls them part of a conspiracy hatched abroad against him. He doesn't realize there have been prime ministers before him. There will definitely be prime ministers after him. And if BBC is a part of a foreign conspiracy, why did you raid Dainik Bhaskar, NewsClick, News Laundry, NDTV, The Wire, The Quint? The list is endless. Were they all part of a foreign conspiracy? And if everybody is a part of a foreign conspiracy, where is your foreign policy? Is your foreign policy so weak that anybody can conspire against the mother of democracy called India? Yes, India is the mother of democracy, but unfortunately, India's Prime Minister is the father of hypocrisy, which came out very clearly yesterday. In the World Press Freedom Index, India was 142 in 2021, and in 2022, India slipped down to 150. I don't know what will happen in 2023 after what happened yesterday at the BBC. And this is the toolkit of Mr. Narendra Modi. Whether it's a business house, whether it's a port, whether it's an airport, whether it's a media house, his pilot team will go first, which will be an agency. Then his friend will come, Mr. Adani, will take over like it happened in many ports and airports, and in some cases also in some media houses. This toolkit stands exposed. Unfortunately for Mr. Modi, Mr. Adani can't take over the BBC. Well, to the best of my knowledge, he can't. Mr. Modi doesn't even understand the BBC's revenue model. It's not a profit and loss kind of a revenue model. The BBC works on the license fees which every subscriber pays to a post office in United Kingdom. That money is handed over by the post office to the BBC to run its day-to-day expenses. They do not depend on advertisements, first of all. Where is the Indian Income Tax Department? How does it come into the picture? I don't understand. I'm sure even Modi ji doesn't understand. He doesn't need to understand. He just needs to unleash his agencies on these media houses because they have dared to talk about his own past. So if anybody talks about Mr. Modi's past, that media house, its present and its future will be destroyed by Mr. Modi's agencies, his frontal organizations. Unfortunately for Mr. Modi, Hindenburg doesn't have an office in India to the best of my knowledge. Perhaps Mr. Modi should consider opening branches of ED, IT and SFIO and CBI to all the countries so that Hindenburgs can be shut up. The Congress Party supports the statement of the Editors Guild of India and will not tolerate these brazen attempts to shut independent media voices in India. Your questions, please. पहले इस पे मैं फिर से दोहराता हूं कि बीबीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो प्रॉफिट और लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है, वो विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करता। जो भी बीबीसी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम में पोस्ट ऑफिस में एक सब्सक्रिप्शन फीस या लाइसेंस फीस जमा कराते हैं सालाना। वो पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस बीबीसी को देता है अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे चलाने के लिए। तो जो संस्था
विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है, जिस संस्था का प्रॉफिट और लॉस का टेम्पलेट नहीं है, उस पे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या ज्यूरिसडिक्शन बनती है, यह कोई मुझे समझा दे, मोदी जी को समझा दे। बनती ही नहीं है। जब आपकी संस्था विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करती, जब आपकी संस्था प्रॉफिट और लॉस के मॉडल पे नहीं चलती, वो सब्सक्राइबर्स की फीस से अपना दिन प्रतिदिन का खर्चा निकालती है, तो भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या मतलब है उससे? सिर्फ डराने का एक तरीका है, इंटिमिडेशन टैक्टिक है ये। I'm not bothered about what the US says about India. I am worried about what the kind of image we are presenting to ourselves about our country. As I said, we are in a year where we are heading the G20. Lots of countries are visiting India, participating in conferences, seminars, roundtables. Mother of democracy has a prime minister who is a grandfather of hypocrisy, not even a father of hypocrisy. So I am not surprised with the response of the US. As I said, in the World Freedom of Press Index, we have already slipped from 142 to 150 in 1 year, 2021 to 2022. How many journalists of our own country have been imprisoned, detained? It's for all of you to cover. It's for all of you to expose. After all, tomorrow it will be your turn. That's my worry. My worry is that democracy in this country as we know it is dying. Not a slow death, but a definite, rapid death. मुझे तारीखें बताइए, बैन का मेरे को ऑर्डर दिखाइए, मैं वो पूरा किस्सा जानता हूं। बीबीसी में जो यहां लोग रहे हुए हैं, आज भी हैं, मेरे ही पड़ोस में रहते हैं, मैं उनसे भी जानकारी ली है। एक घोषित आपातकाल में एक फॉर्मेट था, उन्होंने भरने से इनकार किया, उन्होंने कहा हम नहीं भरेंगे और वो चले गए और वो वापस आ गए। कोई बैन नहीं लगाया गया था। ये कोई आपातकाल नहीं है, इसमें कोई फॉर्म भरने को नहीं कहा गया है, किसी की आवाज रोकने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है कि साहब ये ही छाप सकते हो आप, इसके अलावा नहीं छाप सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। या तो घोषित कर देना, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। कोई बैन नहीं लगा था। नहीं, पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो, उसका जवाब बैन से नहीं होता है, उसका जवाब रेड से नहीं होता है। उनसे भी पूछिए आप, क्या रेड होनी चाहिए? कल को आप हमारे खिलाफ कुछ छापते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, झारखंड में, क्या रेड डाल दें आप पर? अच्छा लगेगा आपको? आज राजस्थान में, जहां से मैं आता हूं, एक अखबार है जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ छापती रहती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ छापती रही। हमने तो रेड नहीं डाली। आप उसका जवाब दीजिए ना। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी, खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी, उस पर भी एक मंच होता है। डेफेमेशन करना है, डेफेमेशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? दे आर एवेन्यूज। आप रेड डाल देंगे? कोई एक उदाहरण हो तो बताएं कि बीबीसी का अकेले का थोड़ा ही है। हमने तो तब भी आवाज उठाई थी जब दैनिक भास्कर ने क्या किया था? लाशों की फोटोज छाप दी थी कोविड में। क्या कोविड में मौतें नहीं हुई? और अगर दैनिक भास्कर ने गलत छापा था तो कर देते डेफेमेशन, कौन रोक रहा है आपको? या आप अपने तथ्य सामने लाते कि नहीं साहब तथ्य गलत है, ये है तथ्य, कौन रोक रहा है आपको? लोकतंत्र में लड़ाई भी अगर आपको मीडिया से लड़नी है तो उसका भी एक तरीका है। हमने भी डेफेमेशन किए हैं ना पत्रकारों पर, कई बार करना पड़ा क्योंकि गलत था, लेकिन एक स्तर होना चाहिए। एजेंसीज को नहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। किसी न्यूज क्लिक पर हुआ 114 घंटे तक का ईडी का छापा, फिर आयकर का छापा, यह तरीका है क्या? दिस इज मिसयूज ऑफ योर पावर। सरकार को आप किसी पार्टी को चुनते हैं तो इसलिए नहीं चुनते कि सारी एजेंसीज अब उस
पार्टी की गुलाम हो गई, जिसके पीछे चाहे छोड़ दिया, किसी ने मेरे खिलाफ छाप दिया उसके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। क्या कर रहे हो आप? तो जो ये सांसद बोल रहे हैं उनसे पूछिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? बीबीसी ने इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ लगातार स्टोरीज की हैं, उन्होंने तो रेड्स नहीं डाली। या तो उनको कहते हैं कि जब भी उनको अपना मीडिया को काबू करना है, मोदी साहब को फोन कर दे, साहब अपना इनकम टैक्स यहां भी भेज दो। कमाल है, कोई गुरिल्ला आर्मी बना रखी है हमने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।